हेलो स्टूडेंट्स, आपको बहुत सारी बधाइयाँ। आप कक्षा 9 को पास करके कक्षा 10 में आ गए हैं। हरियाणा शिक्षा विभाग की तरफ से, SCERT गुरुग्राम की तरफ से और मेरी तरफ से आप सभी को आने वाली कक्षा 10वीं के लिए ढेरों शुभकामनाएं। एक बार पुनः ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं राकेश कुमार, PGT केमिस्ट्री, गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल, धोलेड़ा, नांगल चौधरी, जिला महेंद्रगढ़, हरियाणा। प्रिय विद्यार्थियों, आप कक्षा 9वीं को उत्तीर्ण करके कक्षा 10वीं में आ गए हैं। कक्षा 9वीं और कक्षा 10वीं में बस थोड़ा सा अंतर है। जहां कक्षा 9वीं में आपने परीक्षा अपने विद्यालय में अपने अध्यापकों के सामने दी है, वहीं कक्षा 10वीं की जो परीक्षा है हरियाणा शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा आयोजित की जाती है। परीक्षा की दृष्टि से और कैरियर की दृष्टि से कक्षा 10वीं हमेशा से ही महत्वपूर्ण रही है। कक्षा 10वीं के जो विषय है हम उनकी बात करते हैं। कक्षा 10वीं के जो विषय हैं वो वही विषय आप अध्ययन करेंगे जो विषय आपने कक्षा 9वीं में अध्ययन किए थे। आपने वहां पर गणित, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, अंग्रेजी और एक वैकल्पिक विषय का अध्ययन किया था। इसके साथ ही आपने वहां पर एक महत्वपूर्ण विषय विज्ञान का भी अध्ययन किया। विज्ञान जो आप कक्षा 10वीं में भी अध्ययन करने जा रहे हैं। आज हम विज्ञान के बारे में ही जानेंगे कि कक्षा 10 का जो विज्ञान है वह कैसा है, उसमें कौन कौन से अध्याय हैं और उन अध्यायों के अंदर हम किसका अध्ययन करेंगे। आइए विज्ञान की पाठ्य पुस्तक के बारे में जानते हैं। विज्ञान की जो पाठ्य पुस्तक है वह हरियाणा शिक्षा विभाग और हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी के द्वारा आपके लिए NCERT के द्वारा मुद्रित किताब का अनुमोदन किया गया है। NCERT ने जो किताब मुद्रित की है वह आपके अध्ययन के लिए लगाई गई है, तो आपको केवल उसी में से अध्ययन करना है। कैसी दिखाई देती है किताब आप देखना चाहेंगे? चलिए देखते हैं NCERT द्वारा कक्षा 10 के लिए जो विज्ञान की किताब लगाई गई है वह कैसी दिखाई देती है, उसका कवर कैसा है, आइए देखते हैं। तो इस प्रकार आपने देखा कि आपकी जो पाठ्य पुस्तक है वह किस प्रकार की दिखाई देती है। आइए अब हम जानते हैं कि हमारी पाठ्य पुस्तक में कितने अध्याय हैं। देखिए हमारी पाठ्य पुस्तक में टोटल 16 अध्याय है, अर्थात 16। आप पूरे वर्ष के दौरान इन 16 अध्यायों का अध्ययन करेंगे। वो 16 अध्याय कौन कौन से हैं, एक नजर उन पे डालते हैं। देखिए इस प्रकार आपने अभी देखा कि वह 16 अध्याय कौन कौन से हैं। पूरे वर्ष के दौरान इन्हीं 16 अध्यायों को अलग अलग महीनों के हिसाब से बाइफरकेट करके, विभाजित करके और आपको अध्ययन करने के लिए दिया जाएगा। ये जो 16 अध्याय हैं, यदि हम इनको विज्ञान की शाखा के अनुसार देखते हैं तो हम इनको 3 भागों में बांट सकते हैं। कौन कौन से? पहला है रसायन विज्ञान, दूसरा है भौतिक विज्ञान और तीसरा है जीव विज्ञान, अर्थात फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। केमिस्ट्री के अंदर अर्थात रसायन विज्ञान के अंदर कौन कौन से अध्याय आएंगे, आइए एक नजर डाल लेते हैं उन पर। देखिए रसायन विज्ञान अर्थात केमिस्ट्री में कुल 5 अध्याय शामिल किए गए हैं। वो 5 अध्याय कौन कौन से हैं देखते हैं। सबसे पहले हम अध्ययन करेंगे जो सबसे पहला अध्याय है आपकी पाठ्य पुस्तक का, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। आप देखना चाहेंगे कि
उसकी शुरुआत कैसी है, वह कैसा दिखाई देता है, आइए देखते हैं। तो आपने अभी देखा कि जो हमारा पहला अध्याय था वह था रासायनिक अभिक्रियाएं। रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, ये हमारा पहला अध्याय है। इस अध्याय में हम अध्ययन करेंगे रासायनिक अभिक्रियाएं क्या होती हैं, रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में कैसे लिखा जाता है, रासायनिक अभिक्रियाएं जो होती हैं उनको करवाने के लिए कुछ परिस्थितियां हैं, वो कौन कौन सी हैं, आप किस प्रकार से पता लगाएंगे कि कोई रासायनिक अभिक्रिया हो रही है या नहीं हो रही है, रासायनिक अभिक्रियाओं को समीकरण के रूप में लिखने के पश्चात उनको कैसे संतुलित करना है, यह सब आप इस अध्याय के अंदर अध्ययन करने वाले हैं। दूसरा हमारा अध्याय है अम्ल, क्षार एवं लवण। अम्ल, क्षार एवं लवण यह किस प्रकार का दिखाई देता है, देखिए। देखिए, हम अपने चारों ओर बहुत सारी वस्तुएं देखते हैं, पदार्थ देखते हैं, उनका हम रोजाना इस्तेमाल भी करते हैं। पदार्थों को उनकी प्रकृति के आधार पे हम अम्लीय, क्षारीय या लवणीय प्रकृति का मानकर चलते हैं। तो अम्लीय प्रकृति के पदार्थ कौन से होते हैं, अर्थात अम्ल क्या होते हैं, अम्लों के गुण क्या होते हैं, अम्ल के अलावा क्षार क्या होते हैं, क्षारों के गुण क्या होते हैं, लवण क्या होते हैं, विभिन्न प्रकार के लवण जो होते हैं वह कौन से गुण दिखाते हैं, और हम इन तीनों में अंतर करना भी कि अम्ल, क्षार और लवण का अंतर कैसे करेंगे, कैसे पहचान करेंगे कि कोई पदार्थ अम्लीय है या क्षारीय है, लवणीय है, इस अध्याय के अंदर हम ये अध्ययन करने वाले हैं। तीसरा जो हमारा केमिस्ट्री के अंदर अध्याय आता है वह है धातु एवं अधातु। तीसरा जो हमारे पास यहां पर अध्याय है वह है धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु, इस अध्याय में हम पढ़ेंगे धातु अर्थात मेटल्स, जैसे लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा, मरकरी, सोना, चांदी, सब धातुएं हैं। और अधातुओं के बारे में पढ़ेंगे, सल्फर, कार्बन, फास्फोरस, ये सब अधातु हैं। अधातु और धातु किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न है, और धातुओं के भौतिक और रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, अधातुओं के भौतिक रासायनिक गुण कौन कौन से हैं, धातुओं को किस प्रकार से निष्कर्षित किया जाता है, और अधातुएं धातुओं से किस प्रकार भिन्न है, यह सब हम इस अध्याय के अंदर अध्ययन करेंगे। इस अध्याय को यदि हम परीक्षा की दृष्टि से भी देखते हैं तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं कि यह जो अध्याय है वह शुरू में कैसा दिखाई देता है। धातु और अधातु के पश्चात अब हम चलते हैं चौथे अध्याय पर। जो चौथा अध्याय है रसायन विज्ञान के अंदर आता है वह है कार्बन एवं उसके यौगिक। यह अध्याय भी बहुत महत्वपूर्ण है। यह अध्याय कक्षा 11 और कक्षा 12 के अगर हम आधार को देखें तो बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। तो कार्बन एवं यौगिक, इस अध्याय में हम कार्बन के बारे में अध्ययन करेंगे। कार्बन की संरचना कैसी होती है, कार्बन और उसके यौगिक, इसमें हम कार्बन के कुछ यौगिकों जैसे एथेनॉल, एथेनोइक अम्ल का भी अध्ययन करेंगे। इसके अलावा इस अध्याय के अंत में हम बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक साबुन और अपमार्जक का भी अध्ययन करते हैं। कैसा दिखाई देता है देखते हैं जरा कार्बन एवं उसका यौगिक अध्याय का फ्रंट पेज। आइए अब हम चलते हैं 5वें अध्याय की ओर।
जो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आता है, और वह है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण का जो अध्याय है वह कैसा प्रतीत होता है, आइए देख लेते हैं एक बार। तत्वों के आवर्त वर्गीकरण के फ्रंट पेज को देखने के बाद हम ये जानते हैं कि जो तत्वों का आवर्त वर्गीकरण है उस अध्याय में हम किन किन चीजों का अध्ययन करने वाले हैं। देखिए, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ आ रहा होगा, तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। तत्व ये वही तत्व हैं जो आपने कक्षा 9 में अध्ययन किए थे। कौन से, याद कीजिए तत्वों के नाम, कौन से? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। याद आया? वही तत्व है ये। वहां पर हमने केवल नाम का और परमाणु संरचना का अध्ययन किया था। अभी हम जो तत्व हैं 118 तत्व, वो इतने सारे तत्व हो गए, उन तत्वों को याद करना, उन तत्वों को समझना बड़ा मुश्किल है। तो उनके अध्ययन के लिए उनका वर्गीकरण किया जाता है। उनका वर्गीकरण किस प्रकार से किया गया, कौन कौन से वैज्ञानिकों ने किया, और जब तत्वों को हम एक वर्ग में बांट देते हैं तो उनमें क्या समानताएं होती हैं, क्या विषमताएं होती हैं, ये सब हम इस 5वें अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो देखिए जो विज्ञान की पाठ्य पुस्तक है उस 16 पाठ में से हमारे पास यहाँ पर 5 अध्याय जो है वो रसायन विज्ञान के अंतर्गत आते हैं। अब बच गए हमारे पास 11 अध्याय। वो जो 11 अध्याय है उनको भी 2 भागों में बांटा गया है, एक भौतिक विज्ञान जिसको फिजिक्स कहेंगे और एक बायोलॉजी जिसको जीव विज्ञान कहेंगे। अब हम देखते हैं कि जो भौतिक विज्ञान है अर्थात फिजिक्स है उसमें कौन कौन से अध्याय आते हैं। भौतिक विज्ञान अर्थात फिजिक्स के अंदर कौन कौन से अध्याय आते हैं, आइए जरा नजर डालते हैं। देखिए, फिजिक्स के अंदर जो सबसे पहला अध्याय आएगा वह आएगा प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन। इस अध्याय के अंतर्गत हम अध्ययन करेंगे प्रकाश के बारे में। प्रकाश वह साधन जो हमें वस्तुओं को देखने में सहायता करता है। इस प्रकाश की भी हम क्या करेंगे, विभिन्न प्रकार की घटनाओं का अध्ययन करेंगे। हम पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन क्या होता है, रिफ्लेक्शन, और अपवर्तन क्या होता है अर्थात रिफ्रैक्शन। इनका हम अध्ययन करेंगे कि परावर्तन क्या है, अपवर्तन क्या है, कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के परावर्तन पर निर्भर करती है, ऐसी कौन कौन सी घटनाएं हैं जो प्रकाश के अपवर्तन पर निर्भर करती है। तो इस अध्याय में हम पूरा का पूरा प्रकाश के परावर्तन, अपवर्तन और विभिन्न प्रकार के दर्पण और लेंसों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, चलिए यह जो अध्याय है हमारा, इसका फ्रंट पेज कैसा है आइए देख लेते हैं जरा। पहले अध्याय के बाद जो दूसरा अध्याय आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सरल, कौन सा है वह अध्याय है मानव नेत्र अर्थात ह्यूमन आई, मानव नेत्र। हम इस अध्याय में मानव नेत्र के बारे में अध्ययन करेंगे कि मनुष्य की जो आंख होती है उसकी बनावट कैसी होती है, वह कार्य कैसे करती है, उस आंख में कौन कौन से दोष आ जाते हैं। आपने देखा होगा कभी हमें नजदीक का नहीं दिखाई देता है, कुछ लोगों का दूर का नहीं दिखाई देता है, तो वो दोष क्यों आ जाते हैं वह सब हम इस मानव नेत्र के अंदर पढ़ेंगे। इसके एक और भाग के अंदर हम पढ़ेंगे रंग बिरंगा संसार। पूरे अध्याय का नाम रहेगा मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, रंग बिरंगा संसार, ये हमारा पूरे अध्याय का नाम है।
मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार। रंग बिरंगा संसार अर्थात आकाश नीला क्यों दिखाई देता है, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय सूर्य हमें लाल क्यों दिखाई देता है, ऐसी बहुत सारी घटनाएं, तारे हमें टिमटिमाते हुए क्यों दिखाई देते हैं, यह सब हम इस रंग बिरंगा संसार वाले भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। कैसा दिखाई देगा ये चैप्टर शुरुआत में देखिए जरा। दूसरे अध्याय के बाद अब हम चलते हैं तीसरा अध्याय। तीसरा अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण फिजिक्स का चैप्टर है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय है ये फिजिक्स के अंदर, और वह अध्याय है विद्युत। आपको याद रखना है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है विद्युत। विद्युत हमारे घर में बहुत सारे यंत्र जैसे फ्रिज, टीवी, कूलर, एसी, वॉशिंग मशीन, यहां तक कि पंखा, कूलर सब किससे चलते हैं, विद्युत से ही तो चलते हैं। विद्युत बहुत ही महत्वपूर्ण। विद्युत क्या होती है, विद्युत धारा का सूत्र क्या है, कैसे हम उसकी गणना करेंगे, इसके अलावा हम इस अध्याय में पढ़ेंगे विद्युत को रोकने वाला जो गुण होता है किसी भी तार का, जिसको प्रतिरोध कहते हैं। प्रतिरोध क्या होता है, प्रतिरोध को कैसे कैसे हम जोड़ते हैं आपस में, श्रेणी क्रम, समांतर क्रम, सब हम इस विद्युत अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। आगामी कक्षाओं के अगर हम आधार को देखें तो विद्युत यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय बन जाता है। ठीक है, यह अध्याय शुरुआत में कैसा दिखाई देता है आइए देख लेते हैं। विद्युत अध्याय को देखने के पश्चात अगला जो अध्याय है हमारा चौथा अध्याय विद्युत पर ही आधारित है। कैसे, अध्याय का नाम है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चुंबक तो आपने देखा होगा, चुंबक से आप खेले भी होंगे। चुंबक जो लोहे की चीजों को अपनी ओर आकर्षित करता है, लोहा ही नहीं कोबाल्ट और निकल को भी आकर्षित करता है। उसी चुंबक को हमने विद्युत धारा से कैसे बनाया, सुनिएगा ध्यान से, चुंबक को विद्युत धारा से कैसे बना सकते हैं, यह हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ेंगे। जब विद्युत धारा से हम चुंबक बना लेते हैं तो उस चुंबक को हम किन किन उपकरणों में उपयोग करते हैं उसका भी हम यहां पर अध्ययन करेंगे। विद्युत मोटर जिसको हम पानी खींचने के लिए या किसी चीज को घुमाने के लिए, जैसे पंखे के अंदर मोटर लगी होती है, कूलर के अंदर विद्युत मोटर लगी होती है, वो कैसे काम करती है, उसमें विद्युत धारा गुजारने पर चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। तो वो भी हम यहाँ पर अध्ययन करेंगे कि विद्युत मोटर क्या है, विद्युत मोटर की कार्यविधि क्या है, विद्युत मोटर की बनावट क्या है। इसके अलावा विद्युत जनित्र, विद्युत को हम कैसे पैदा कर सकते हैं, चुंबक का इस्तेमाल करके हम विद्युत धारा को कैसे उत्पन्न कर सकते हैं, यह भी हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। इस अध्याय का फ्रंट पेज कैसा होगा देखते हैं। इसके बाद हम चलते हैं अपने 5वें अध्याय की ओर, और वह है हमारे पास ऊर्जा के स्रोत। स्रोत का मतलब सोर्स। ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी, देखिए स्रोत मतलब सोर्स, कहां से मिलेगी हमें ऊर्जा। ऊर्जा किसी भी कार्य को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता है। अगर हम बोल रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता है, चल रहे हैं तो ऊर्जा की आवश्यकता है, पंखा अगर चल रहा है ऊर्जा की आवश्यकता है, पत्थर को भी अगर हम फेंकेंगे तो ऊर्जा की आवश्यकता है, एक कार को चलाना है ऊर्जा की आवश्यकता है, एक हवाई जहाज को उड़ाना है ऊर्जा की आवश्यकता है। ऊर्जा हमें कहां से मिलेगी यह हम इसके अंदर अध्ययन करेंगे। आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा तो है ऊर्जा, वहां पर आपने पढ़ा था ऊर्जा के विभिन्न रूप, कौन से याद है, सोचिए जरा, याद आया? वो थे स्थितिज ऊर्जा जिसको पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं, काइनेटिक ऊर्जा जिसको गतिज ऊर्जा कहते हैं, पढ़ा था ना, प्रकाश ऊर्जा, ध्वनि ऊर्जा,
रसायन ऊर्जा पढ़ा था, नाभिकीय ऊर्जा, बहुत सारे लोग वहां पर आपने कक्षा 9वीं में आपने स्टैटिक ऊर्जा और गतिज ऊर्जा को तो डिटेल में पढ़ा है, उनके तो सूत्र भी आपको याद होंगे, है ना। स्थितिज ऊर्जा mgh, गतिज ऊर्जा हाफ mv², 1/2 mv² पढ़ा था ना। चलिए, वही ऊर्जा कहां से मिलेगी हमें, ऊर्जा के स्रोत, और ऊर्जा के स्रोत ही नहीं, उस ऊर्जा का जो स्रोत है उसके क्या गुण होने चाहिए, ऊर्जा जिससे हमें मिल रही है उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए, ये भी हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ऊर्जा के भी हम जो भाग हैं, नवीकरणीय ऊर्जा और अनवीकरणीय ऊर्जा। नवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम दोबारा से बना सकते हैं, दोबारा से उपयोग में ला सकते हैं। अनवीकरणीय ऊर्जा जिसको हम दोबारा से उपयोग नहीं ला सकते, जैसे कोयला, पेट्रोलियम, डीजल, पेट्रोल, ये सब। तो वो अनवीकरणीय और नवीकरणीय वह ऊर्जा के साधन या स्रोत जिनको हम बार बार उपयोग में ला सकते हैं, जैसे सूर्य ऊर्जा, जल ऊर्जा, पवन ऊर्जा। इन सब ऊर्जाओं का हम यहाँ पर अध्ययन करने वाले हैं। ये सब ऊर्जा के स्रोत इस अध्याय के अंतर्गत आएंगे। यह अध्याय शुरुआत में कैसा दिखाई देता है, आइए देख लेते हैं। उसके बाद हम चलेंगे किसके पास, जीव विज्ञान के पास। जीव विज्ञान के पास ऐसे कौन कौन से अध्यायों का भंडार है जो हमारी किताब में है, आइए देखते हैं। अगला जो हमारा भाग है जीव विज्ञान, अर्थात अंग्रेजी में जिसको हम कहते हैं बायोलॉजी। बायोलॉजी के अंदर हम कौन कौन से अध्याय अध्ययन करेंगे वह देखते हैं। इसमें सबसे पहला अध्याय जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको 4 भागों में बांटा गया है। पहला अध्याय है हमारे पास जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम अर्थात लाइफ प्रोसेसेस, लाइफ प्रोसेसेस, जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम अध्याय को अगर हम देखना चाहें कि इसका फ्रंट पेज कैसा है, देखना चाहेंगे, चलिए देख लेते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हम 4 मुख्य टॉपिक अध्ययन करेंगे। वो 4 मुख्य टॉपिक कौन कौन से रहेंगे, देखिए, जो जैव प्रक्रम के अंतर्गत आते हैं। पोषण, ठीक है। दूसरा है हमारे पास श्वसन। तीसरा है हमारे पास परिसंचरण। और चौथा जो हमारे पास वो है उत्सर्जन। उत्सर्जन। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे अध्याय पर। देखिए, दूसरा जो अध्याय है वह भी महत्वपूर्ण है। कैसा दिखाई देगा, देखते हैं। आपने देखा अभी कि दूसरा जो अध्याय है, क्या नाम था उसका, नियंत्रण एवं समन्वय। क्या है, नियंत्रण एवं समन्वय। इंग्लिश में बोलेंगे तो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। हमारे शरीर में विभिन्न प्रकार के अंग काम कर रहे हैं। कई अंग तंत्र है, कहीं पे परिसंचरण तंत्र है, कहीं उत्सर्जन तंत्र है, कहीं पाचन तंत्र है। तो ये तंत्र आपस में कैसे तालमेल बिठाएंगे। हमारा शरीर इतना बड़ा है, इतना जटिल है, उसमें एक अंग दूसरे अंग से कैसे कोरिलेट करेगा, कैसे उनके अंदर समन्वय रहेगा और कैसे वो आपस में नियंत्रण में रहेंगे, उनको नियंत्रित कौन करेगा। इतने सारे अंग हैं, उनको नियंत्रित कौन करेगा, जो हमारा मस्तिष्क है यह करेगा। तो हम यहाँ इस अध्याय में मस्तिष्क के बारे में अध्ययन करेंगे, तंत्रिकाओं के बारे में अध्ययन करेंगे। तंत्रिका जो अपने 9वीं कक्षा में पढ़ा था, चित्र याद है आपको उसका, एक शाखा की तरह। इसके अलावा पौधों में कैसे नियंत्रण होता है, पौधों में समन्वय कैसे होता है, प्रकाश की ओर पौधे क्यों बढ़ते हैं, जड़ें हमेशा पृथ्वी के केंद्र की ओर क्यों बढ़ती हैं, सब हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं।
चलिए इसके बाद अब हम चलते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण अध्याय पर, और वह है जीव जनन कैसे करते हैं। जीव जनन कैसे करते हैं। जीव, देखिए हम विभिन्न प्रकार के जीव इस पृथ्वी पर देखते हैं। कहीं तो बड़े विशालकाय जीव है, व्हेल मछली, हाथी, चीता, शेर, मनुष्य, बंदर, चिंपांजी। और अगर हम पादप जगत के अंदर जाएं तो कहीं नीम का पेड़ है, कहीं बरगद का पेड़ है, कहीं बेर का पेड़ है, कहीं आम का पेड़ है, अलग अलग विभिन्नताएं हैं। ये सभी जो विभिन्नताएं हैं अर्थात इतनी सारी प्रजातियां हैं, ये प्रजातियां क्यों बनी हुई है? क्योंकि ये सभी जो जीव हैं वो जनन करते हैं। जनन मतलब अपने जैसी संतान पैदा करना, अपने जैसे जीव पैदा करना, क्या कहलाता है? जनन कहलाता है। तो मनुष्य में जनन कैसे होता है? पेड़ पौधे कैसे जनन करते हैं? पेड़ पौधे आपने देखा होगा बीजों से तो उगाए जाते हैं, कभी कभी पेड़ पौधे बिना बीजों के भी उगाए जाते हैं, जड़ से, पत्ते से, है ना। तो कैसे उगाते हैं? बीजों से कैसे उगाते हैं? जड़ों से, पत्तों से, तने से कैसे उगा लेते हैं? वो सब हम यहां पर अध्ययन करेंगे। हमारे अंदर अर्थात मनुष्य के अंदर जनन कैसे होता है, कैसे एक स्त्री और पुरुष मिलकर के जो जनन है एक नए जीव का कैसे करते हैं, वो सब हम इस अध्याय के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जीव जनन कैसे करते हैं, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है। इस अध्याय को आप देखना चाहेंगे कि यह कैसा दिखाई देता है। चलिए देख लेते हैं इसका पहला पेज। इसके बाद हम चलते हैं चौथे अध्याय पर, और चौथा अध्याय हमारे पास आनुवांशिकता। आनुवांशिकता अर्थात हेरिडिटी एवं जैव विकास। जैव विकास यह हमारे अध्याय का नाम है, जो चौथा अध्याय है, आनुवांशिकता एवं जैव विकास। आनुवांशिकता, हेरिडिटी, क्या होती है हेरिडिटी? देखिए एक मनुष्य है, वो अपने बच्चे जो पैदा करता है वो मनुष्य के जैसे करता है। एक नीम का पेड़ है, उसके जो नए पौधे होंगे वो नीम के जैसे होंगे। बरगद का पेड़ बरगद के नए पौधे पैदा करता है। तो ये गुण जो अपने माता पिता से संतान के अंदर आते हैं, कैसे आते हैं, हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करने वाले हैं। और मनुष्य का अर्थात जीवों का विकास कैसे हुआ, हम क्या शुरू से ही ऐसे हैं इस पृथ्वी पर या हम बाद में बदले हैं, ये हम इस अध्याय के अंतर्गत जैव विकास में अध्ययन करेंगे। अब चलते हैं पांचवें अध्याय पर। पांचवा अध्याय है हमारे पास हमारा पर्यावरण। बहुत ही हमारा पर्यावरण बहुत ही आसान सा चैप्टर लेकिन महत्वपूर्ण। आज जो चारों तरफ प्रदूषण फैला हुआ है, क्यों फैला हुआ है, किन गतिविधियों से फैला हुआ है, आप उसको कम करने के लिए क्या कर सकते हैं, और ऐसे कौन कौन से साधन हैं जिनसे हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं, उसी का हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। किस प्रकार का दिखाई देगा देख लीजिए। और अब चलते हैं लास्ट अध्याय, और वो है हमारे पास छठा, वो है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। प्रकृति ने हमें बहुत सारी ऐसे साधन दिए हैं, ऐसे वस्तुएं दी है जिनका हम अपने दैनिक जीवन में बहुत इस्तेमाल करते हैं, जिनके ऊपर हमारा जीवन टिका हुआ है। लेकिन हमने क्या किया है, हमने प्रकृति का ध्यान में न करते हुए उनको अंधाधुंध उपयोग करना शुरू कर दिया। जैसे पेट्रोल, कोयला प्रकृति ने हमें दिए, सीमित मात्रा में दिए,
हमने क्या करना शुरू कर दिया, अंधाधुंध इनको निकालना शुरू कर दिया। प्रकृति ने हमें वायु दी, जल दिया, हमने क्या किया, हमने उसको भी प्रदूषित कर दिया। प्रकृति ने हमें उपजाऊ भूमि दी, हमने क्या किया, उसको बंजर बना दिया। तो इस सब प्राकृतिक संसाधनों का हम कैसे प्रबंधन करें, कैसे मैनेजमेंट करें, कैसे उपयोग करें कि आने वाले जो हमारी पीढ़ियां हैं वो इसको इस्तेमाल कर सकें, वो सब हम इस अध्याय के अंतर्गत अध्ययन करेंगे। कैसा दिखाई देगा, देख लीजिए। तो इस प्रकार हमने आज देखा कक्षा 10 की जो विज्ञान की पुस्तक है उसके परिचय के अंदर कि कुल 16 अध्याय हैं, जिनको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के हिसाब से बांटते हैं। तो 5 फिजिक्स के अंदर, 5 केमिस्ट्री के अंदर और 6 बायोलॉजी के अंदर चैप्टर आते हैं। आइए अब अंत में हम एक नजर डालते हैं कि जो हमारा आने वाला पेपर है, जो परीक्षा होगी, तो उस पेपर का पैटर्न कैसा होगा, हमारा जो प्रश्न पत्र है वह कितने नंबर का होगा, हमारी प्रैक्टिकल कितने नंबर की होने वाली है, और हमारी अन्य जो गतिविधियां होती हैं विद्यालय के अंतर्गत उनके कितने नंबर हैं। अंकों का विभाजन, कुल 100 अंक जो हमारे विज्ञान विषय के लिए निर्धारित है, उनमें कौन से भाग के कितने नंबर हैं, आइए देख लेते हैं। देखिए आपका जो प्रश्न पत्र आएगा, प्रश्न पत्र जो हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी द्वारा छापा जाएगा, उस प्रश्न पत्र को हम कहते हैं थ्योरी के जो यहां पर नंबर होने वाले हैं वो रहेंगे आपके 60, अर्थात प्रश्न पत्र आपका 60 नंबर का आएगा। इसके अलावा जो दूसरा भाग हमारा इसमें रहेगा वह रहेगा प्रैक्टिकल का। जो प्रैक्टिकल है वह आपकी रहेगी 20 नंबर की। इसके लिए आपको समय समय पर प्रयोगशाला में प्रयोग करवाए जाएंगे। आपको एजुसेट के माध्यम से भी हर एक जो प्रयोग है वो आपके अध्याय के अंतर्गत जो भी प्रयोग आएगा आपको दिखाया जाएगा। तो आप वहां पर देखना ना भूलें, अपनी लैब के अंदर करना ना भूलें। ये जो प्रयोग रहेंगे जिसको हम प्रैक्टिकल कह रहे हैं, ये 20 नंबर का रहेगा। और बाकी रह गई है विद्यालय की अन्य गतिविधियां। इसमें क्या रहेगा, इसमें आपके अटेंडेंस, आपके जितने भी टेस्ट होंगे पूरे साल के दौरान उनका एवरेज नंबर निकलेगा। आपका जो असाइनमेंट रहेगा वो इसके अंदर आ जाएगा। तो अन्य के अंदर बहुत सारी चीजें हैं, वो कुल मिलाकर के आपकी 20 नंबर की रहेंगी। तो कुल मिलाकर के इस प्रकार से आपके पास 100 अंक बनेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि 60 नंबर का आपका प्रश्न पत्र आएगा, 20 नंबर आपके प्रैक्टिकल के रहेंगे जिसमें आपको प्रयोग दिखाए जाएंगे, करवाए जाएंगे। और अन्य जो स्कूल आपको यहाँ पर अन्य गतिविधियां करवाएगा, कल्चरल एक्टिविटीज हैं या फिर अटेंडेंस है आपकी, या फिर जो आप प्रोजेक्ट बनाएंगे वह है, असाइनमेंट है, ये सब अन्य जो गतिविधियां इनके 20 नंबर है। इस प्रकार से आपके कुल 100 अंक का पेपर तैयार होता है। यहां पर मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि जो प्रश्न पत्र के 60 अंक हैं ये भी अध्याय के अनुसार विभाजित है। चलिए देखते हैं कि कौन सा अध्याय कितने अंक का है। तो इस प्रकार से आज हमने कक्षा 10 के विज्ञान का एक परिचय प्राप्त किया। अब आप सभी एक महत्वपूर्ण बात और नोट करें कि इस परिचय के बाद एजुसेट पर अब आगे प्रत्येक सप्ताह आपके लिए अध्याय का अध्ययन करवाया जाने वाला है। अर्थात प्रत्येक अध्याय के वीडियो आपके मोबाइल पर लिंक द्वारा आने वाले हैं, जिसमें एससीईआरटी गुरुग्राम, शिक्षा विभाग हरियाणा, एजुसेट पूरे मेहनत करके आप लोगों के लिए वो वीडियोस लेकर के आ रहे हैं, वो आपकी अध्ययन सामग्री लेकर के आ रहे हैं। आपको प्रत्येक अध्याय के प्रत्येक वीडियो को ध्यान से देखना है और उसको ध्यान से पढ़ना है, इसी आशा के साथ कि आप आने वाले सभी वीडियो को ध्यान से देखेंगे
पढ़ेंगे, इनका लाभ उठाएंगे। आप सभी का धन्यवाद।